और एक न्यूज़ रिपोर्टर थे जिसको मकोका जैसे केस से रिहाई मिली थी, और टाटा में हम सबको पता है कि संजय दत्त को रिहाई मिली थी और 1 या 2 और मिली थी। तो एनएसए भी सिमिलरली है। एनएसए को भी रिहाई के नज़र से नहीं देखना चाहिए, बिकॉज ये कोई क्रिमिनल सेक्शन नहीं है, ये टेररिज्म नेशनल सिक्योरिटी की बात है। और जहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है वहाँ पर बेल बोल करके और ह्यूमन राइट्स बोल करके कुछ भी नहीं आता है। ये हमारा संविधान इतना खूबसूरत है। जय हिंद। बिहार के एक चर्चित पत्रकार हैं मनीष कश्यप, और उन्होंने आज से कुछ महीने पहले बिहार के एक पुल की ग्राउंड जीरो से दशा दिखाई दी, और उन्होंने कहा था ये पुल ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। 1700 करोड़ का लागत से बना वो पुल, और आखिरकार वो गिर के गंगा में मिल गया। इसी सब विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच उपस्थित है अधिवक्ता नाजिया दीदी। एक पत्रकार सच्चाई दिखाता है, उस पर एनएसए लगा के उसको जेल भेज दिया जाता है, और उसके वीडियो बनाने के कुछ महीने बाद ही 1700 करोड़ का पुल गिर जाता है बिहार में। और पहले बार नहीं है, इसके पहले भी वो पुल एक बार गिर चुका है। क्या कहिएगा? बिहार की सरकार और वहाँ के मुख्यमंत्री और जितने भी धोती वाले नेता है वहाँ पर नीतीश और लालू के पार्टी से, उन्होंने कहा था नए पार्लियामेंट के समारोह के वक्त में उन्होंने बॉयकॉट किया था, उसको अटेंड नहीं किया था। 975 करोड़ का बना नया पार्लियामेंट और एक ऐतिहासिक समारोह पर नसीब में नहीं था और गए नहीं। और काफ़ी उन लोगों ने ट्रोल किया कि 975 करोड़ का नया पार्लियामेंट बनाने की ज़रूरत क्या थी। आज बिहार की सरकार ने चुप्पी साधी हुई है, मुंह पे फेविस्टिक लगा लिया है। 1700 करोड़ खर्च करके इन्होंने पुल गिरा दिया। देखिए, बिहार जंगल राज था। बिहार में हमेशा जंगल राज देखा गया है। हालिया में हम लोगों ने देखा था कि मुसलमान के कब्रिस्तान सासाराम में कब्रिस्तान के अंदर से ब्लैक में अल्कोहल, दारू और शराब निकाला गया था। कब्रिस्तान के अंदर था, जिस कब्रिस्तान में मुर्दों को दफनाया जाता है, मुसलमान मुर्दों का जनाजा दफनाया जाता है, उस कब्रिस्तान में शराब छुपाया गया था, उसको ज़्यादा दाम में बेचने के लिए, ब्लैक करने के लिए। बिहार में लालू प्रसाद के ज़माने में हमने क्या नहीं देखा? हमने बलात्कार देखा, हमने शूट आउट देखा, हमने टेररिज्म देखा, हमने हर एक चीज़, हमने किडनैपिंग देखी, हमने ब्लैकमेलिंग देखी, चारा घोटाला देखा। और उस लालू प्रसाद के साथ हाथ मिलाने के बाद नीतीश शायद अपने आप के मान सम्मान को ख़त्म करने पर तूल पड़े हैं। उनको शायद इज्जत रास नहीं आती है। नीतीश के बारे में मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि नीतीश जी एक सुलझे हुए इंसान थे, लेकिन सत्ता की लालच और बिहार से जंगल राज को मिटाने के लिए जब भाजपा ने वहां पर अपनी नज़र डाली तो नीतीश जी को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई और अपने नाम को बेइज्जत पूरे हिंदुस्तान में करने के लिए उन्होंने लालू प्रसाद की पार्टी से हाथ मिलाया। आज ये 1700 करोड़ रुपया जो एसपी सिंगला प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा जो ये पुल बनाया गया था, क्यों नहीं नीतीश कुमार कहते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए? क्यों नहीं नीतीश कुमार कहते हैं कि एसपी सिंगला प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक के घर पे ईडी का रेड होना चाहिए? अब जब ऐसे सिचुएशन पर जब आप सरकार का सेंट्रल गवर्नमेंट से भीख मांग करके जब आप 1700 करोड़ रुपए का खर्च करके पुल बनाते हैं और जब वो पुल टूटता है और जब 2 जगह 4 जगह सीबीआई के ऑफिसर्स रेड करते हैं और ईडी के ऑफिसर रेड करते हैं तो आपको बड़ा दर्द होता है। आप कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सीबीआई और ईडी को एजेंसी बना करके मिसयूज कर रही है। तो भैया ये 1700 करोड़ का भुगताई कौन करेगा? इस पैसा, ये तो जनता का पैसा है। ये तो हमने ये मासूम जनता ने जो टैक्स दिया है, जो सारी चीज़ों में हमने टैक्स दिया है, ये तो जनता का पैसा है। जनता के पैसे से जनता की सुविधा के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको 1700 करोड़ रुपए का सुविधा दिया। आपको नए ऐतिहासिक पार्लियामेंट से इतना दर्द हुआ, इतनी तकलीफ हुई, इतना जलन हुआ, इतनी खुजली स्टार्ट हो गई और डबल से ट्रिपल आपने खर्च किया पुल पे और पुल एकदम चकनाचूर हो गया। 2 बार टूटा, इसके पहले भी 2022 में भी वही पुल टूटा था। हाँ जी, मैंने बिल्कुल देखा है और अपनी नज़रों से वो न्यूज़ को देखा है और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि नीतीश जी अब मुंह छुपा करके हिजाब पहन के क्यों बैठ गए हैं।
अब ऐसे सिचुएशन पर जब इंक्वायरी फिक्स होगी सेंट्रल गवर्नमेंट से तो हार्ट अटैक आने लगेगा, खुजली आने लगेगी, जलन होने लगेगी, परेशानी होने लगेगी। और यहाँ आकर के पश्चिम बंगाल में नीतीश जी और लालू के बेटे आकर के यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे, बड़ा बड़ा वक्तव्य देंगे। शर्म नाम की चीज़ इन लोगों को नहीं है, इनको शर्म नाम की चीज़ नहीं है। देखिए आज पूरा बिहार किस दुर्दशा से गुजर रहा है। आज बिहार में हम आज इस सेंचुरी में जहाँ पर लड़कियाँ चांद पर जा रही हैं, जहाँ पर लड़कियाँ मजिस्ट्रेट और डॉक्टर बन रही हैं, जहाँ पर लड़कियाँ बिल्कुल लिबरल माहौल में पंख लगा करके आज़ादी से उड़ रही हैं, आप जब बिहार जाइएगा वही ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी, वही कंजर्वेटिव माइंड वहाँ पर लड़कियों को देखता नहीं है, नज़रों से अल्ट्रासोनोग्राफी करके आँखों से ही बलात्कार कर देता है। आज भी वहाँ पर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, आज भी वहाँ पर जहेज का चलन है, आज भी वहाँ पर हिंदू मुसलमान जहेज ले रहे हैं, दहेज के नाम पर बेटियाँ जलाई जा रही हैं, दहेज के नाम पर बेटियाँ छोड़ी जा रही हैं। कई ऐसे बिहारी डॉक्टर्स हैं जो दूसरे स्टेट में जा कर के लड़कियों का पैसा लूटते हैं और उसको बेवकूफ़ बना करके आ जाते हैं। तो ऐसे बिहार में की सरकार अगर बड़बोल करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कटाक्ष देती है तो मुझे लगता है कि इनको चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। पेशे से आप वकील हैं, एक सवाल रहेगा कि एनएसए क्या है और किस पे लगाया जाता है? नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है। जब हम मिलिटेंट को पकड़ते हैं हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर, या किसी टेररिज्म का हम सफाया करते हैं और उससे कुछ लोग जब जिंदा हमारे लिए बच जाते हैं तो उसको मिलिटेंट कहा जाता है और उन पर एनएसए का हम लोग जो चार्जेस है वो लगता है, जो मिलिट्रीज ज़्यादा लगाते हैं, ज़्यादातर मिलिट्रीज लगाते हैं। अब जैसे अजमल कसब है एनएसए के चार्जेस, जैसे उसामा बिन लादेन है, और जैसे दाऊद इब्राहिम है, जैसे छोटा शकील है, जैसे आपका ऐसे टेररिस्ट माइंडेड जो लोग हैं या जो पाकिस्तान से यहाँ पर हिंदुस्तान में आकर के टेररिज्म फैलाने की कोशिश करते हैं, जैसे याकूब मेमन जिसको फांसी की सज़ा दी गई थी, तो ऐसे लोगों पर जिससे नेशनल सिक्योरिटी को खतरा होता है उन पर एनएसए के चार्जेस लगते हैं। एनएसए लगने के बाद क्या कुछ रिहाई के चांस होते हैं? नहीं, जैसे देखिए मकोका केस हम लोग जब तब शायद आप पैदा भी नहीं हुए होंगे। मकोका और टाडा एक ऐसा केस था जिससे रिहाई की संभावना बिल्कुल ही नील बटा सन्नाटा हुआ करती थी। एकमात्र एक रिपोर्टर थी बहुत ज़माना पहले जिसको मकोका से, एक छोटी बच्ची और एक न्यूज़ रिपोर्टर थी जिसको मकोका जैसे केस से रिहाई मिली थी, और टाडा में हम सबको पता है कि संजय दत्त को रिहाई मिली थी और एक या दो और मिली थी। तो एनएसए भी सिमिलरली है, एनएसए को भी रिहाई के नज़र से नहीं देखना चाहिए, बिकॉज ये कोई क्रिमिनल सेक्शन नहीं है, ये टेररिज्म नेशनल सिक्योरिटी की बात है। और जहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है वहाँ पर बेल बोल करके और ह्यूमन राइट्स बोल करके कुछ भी नहीं आता है। ये हमारा संविधान इतना खूबसूरत है कि अजमल कसब को भी उनकी बात को रखने के लिए हम लोग वकील देते हैं। जैसे बहुत पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। 2005 में हम की बात मैं आपको बताऊंगी कि एक मासूम बच्ची थी, वो पाकिस्तान से बह करके चली आई थी और उसको आई थिंक नाजरीन अख्तर नाम था उसका, मैं थोड़ा सा मुझे डाउट है, नाजरीन या समथिंग ऐसा ही नाम था, पर उसको हिंदुस्तान की सरकार ने वकील भी दिया था और उसको पाकिस्तान पहुंचाने का पूरा पेपर भी बना करके दिया था। तो वो मिलिटेंट नहीं थी। एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का एक ऐसा एक्ट है जो खास करके टेररिस्ट और टेररिज्म पर लगाया जाता है, मिलिटेंट पर लगाया जाता है, जिसमें कोई रिहाई, कोई दुहाई और किसी भी तरीके की कोई भी सप्लीमेंट्री पिटिशंस या ह्यूमन राइट्स पिटिशंस की कोई भी जगह नहीं होती है। इवन लोअर कोर्ट तो छोड़ दीजिए, हाई कोर्ट तो छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं होती है हिंदुस्तान के अंदर। एक पत्रकार पे एनएसए लगाना कितना सही होता है? क्या पत्रकार देशद्रोही है? एक पत्रकार पे एनएसए लग जाता है, वो बिहार का सच्चाई दिखाता है, बिहार के साथ साथ अन्य राज्यों में सच्चाई दिखाता है, और तमिलनाडु प्रकरण में एक वीडियो वायरल होता है और उसके ऊपर ये इल्जाम आता है कि वो वीडियो वो शेयर किया था या बनाया था। इसके तहत उसको रातों रात उस पर एनएसए लगा दिया गया तमिलनाडु सरकार के द्वारा। बहुत गलत हुआ है, मैंने ये न्यूज़ सुनी है
और जिस शख्स के ऊपर, जिस पत्रकार के ऊपर ये लांछन लगाया गया है, ये घिनौने चार्जेस लगाए गए हैं, मुझे लगता है कि वहाँ की सरकार को एक बार अपनी आंखें खोल करके उनके प्रीवियस लाइफ के बारे में जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज देखिए, जितने भी फेक आईडी वाले होते हैं, वो जो हम जैसी मुसलमान औरतों को गंदी गंदी गालियाँ देते हैं और इस्लाम के नाम पर हमें रोज़ाना डिफेम करते हैं, इस्लाम के नाम पर हमें रोज़ाना मोलेस्ट करते हैं अपनी बोलियों से। 10,000 मैसेजेस तो मैं दिखा दूंगी आपको जो पश्चिम बंगाल से मुझे आता है। तो ऐसे लोगों पर अगर कार्रवाई की जाए और ऐसे फेक आईडी वाले को निकाला जाए तो मैं कहूँगी कि एनएसए के चार्जेस लगाने चाहिए कि आखिर ये हिंदुस्तान में रहकर, हिंदुस्तान का खा करके, हिंदुस्तान की आबो हवा में जी करके इस्लाम का परचम और औरंगज़ेब की औलाद बनने की क्यों कोशिश कर रहा है। पर एक इंसान का पूरा सोशल आईडी कह रहा है कि वो एक राष्ट्रवादी है और एक हिंदुस्तानी है और एक संस्कारित हिंदू है। तो ऐसे चीज़ों पर एनएसए लगाना या पत्रकार पर एनएसए लगा करके सारे पत्रकारों पर उंगली उठाना, ये बहुत गलत हुआ है। ये बिहार की सरकार ने बहुत गलत किया है, ये कभी नहीं करना चाहिए था। वक्त अभी भी है, इनको केस डायरी या चार्जशीट सबमिट करने से पहले एनएसए के चार्जेस उसके ऊपर से उठाने चाहिए। और मुझे लगता है कि अपर कोर्ट जो है वो उसकी प्रीवियस लाइफ को देख करके, समझ करके अपर कोर्ट एक सही और ट्रांसपेरेंट फैसला लेगी।